था आपको अतीक की तरफ से, और अब फिलहाल जो कार्रवाई अतीक के खिलाफ हो रही है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी मैम, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, मुझे तो जो 3-4 सालों में पीड़ित करा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझसे रंगदारी मांगी गई, तो उसकी मैंने जो शिकायत करी, मेरी FIR दर्ज हुई, उस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। आज भी उसमें एक आसाद कालिया नाम का जो फरार चल रहा है उसको प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से इस समय अतीक माफिया के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे आज हमारे शहर में, मैं आपको इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ, प्रयागराज की, बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से कोई मकान बनाता था या ज़मीन खरीदता था तो कैसे इनके गुर्गे जाके इनसे रंगदारी वसूलते थे। घर बना रहे हैं तो रंगदारी दो, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो रंगदारी दो। आज के टाइम इंसान बड़े सुकून से अपना घर बना रहा है, अपना मकान बना रहा है, ना ही कोई गुर्गा दिख रहा है, ना ही कोई शूटर दिख रहा है, ना ही किसी अतीक का फ़ोन आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पहले वारदातें हुई, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही धीरे धीरे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। जैसे कि अभी एक हाल ही में कल एक FIR हुई जी, उनके घर पे आसाद कालिया और अली अतीक घर पे चढ़ के गोलियाँ चलाए थे। तो अब लोगों के अंदर एक जज्बा आ रहा है कि बाबा की सरकार है, हमारे माने योगी जी आदित्यनाथ की सरकार है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अब हमें ये तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उस पर आप विश्वास जता रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके साथ जिस तरह की आपको शिकायत है, क्या कुछ किया गया था अतीक की तरफ से, किस तरह से धमकी दी गई थी आपको, और साथ ही कितना पुराना ये पूरा मामला है जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं? मैम ये 2021 31 दिसंबर का मामला है, जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था तभी 3 गाड़ियों से ये आते हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा अली अतीक रहता है, आसाद कालिया रहता है, संजय गुड्डू वगैरह, ये लोग कम से कम 25 लोग रहते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर के राइफल, कट्टे, तमंचे, पिस्टल लगा देते हैं। और फिर अली अतीक कहता है लो अब्बा से बात करो। तो मैंने कहा कौन? तो मैं सांसद जी से। तो मैंने कहा अच्छा। उस समय इतना खौफ का माहौल था, इस तरह डर था कि चारों तरफ से राइफल पिस्टल लगी हुई थी, अगर ना कहता हूँ तो मैं मार दिया जाता हूँ। तो मैंने उनसे फ़ोन लिया, मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या हुआ? तो कहें अबे तुझको इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ, तेरे लगता है समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये ज़मीन मेरी बीवी साजिदा परवीन के नाम लिख दे, और या तो 5 करोड़ रुपए की रंगदारी आसाद कालिया और अली के हाथ पहुंचा दे। तो उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं ना कहता हूँ तो मार देता हूँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं इसको दे सकूं। तो जब मैंने कुछ देर, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो उधर से इसकी अतीक की आवाज़ आती, स्पीकर ऑन रहता है, कहता है कि अबे बोल क्यों नहीं रहा है, तुझको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जब मैंने फिर जवाब नहीं दिया तो उधर से कहता है अबे अली मारो सालों को, ये ऐसे नहीं मारेंगे। फिर उसके बाद तवा तोड़ ये लोग मुझे मारने लगते हैं, आसाद कालिया और ये अली अतीक और सारे गुर्गे मिलके मारने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि अब ये मुझको मार ही डालेंगे, तो हम अपना किसी तरह जान बचा के मैं भागता हूँ, और वहाँ से मैं अपनी, जब मैं भागने लगता हूँ तो यही आसाद कालिया और ये अली अतीक ये सीधा सीधा मुझको गोली मारने लगते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि मुझे मार डालेंगे। तब मैं भाग के मैं सीधा करेली थाने जाता हूँ। करेली थाने जाके वहाँ जब मैं फोर्स लाता हूँ मैम, तो पुलिस प्रशासन अपने आंखों से देखता है कि किस तरह भय का माहौल है, जैसे तालिबान आ गए हों। हमारा देश में हम तालिबान में आ गए हों, गोलियाँ चल रही हैं, बम चल रहे हैं। तो जब इनके सारे गुर्गे आसाद कालिया वाली अतीक देखते हैं कि अरे पुलिस प्रशासन सामने आ रहा है, तो ये भागते हैं। जब वहाँ से भाग जाते हैं तो लगातार जो है पुलिस दौड़ा के पकड़ती है और भाग जाते हैं। उसमें से 2 लोग पकड़ जाते हैं, जिनके पास से मैंने वीडियो में शेयर की थी आपके चैनल को, उनके पास से पिस्टल और राइफल बरामद हुई। अच्छा, 2 मशीन JCB ला के पूरे मेरे घर को ढा दिया गया, पूरी मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरे घर ढा दिया गया, मेरी ऑफिस ढा दी गई, और मौके से वहीं पे JCB मशीन भी पकड़ जाती है। प्रशासन तेज कार्रवाई करी उस समय। उसके बाद जो है तो हमारी FIR हुई, फिर उसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हुई। फिर ये लोग मुझको इस तरह मारने के लग गए कि अब मेरे अतीक अहमद का मैसेज आने लगा कि तुमने मेरे बेटे को फंसा दिया, अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, मेरा बेटा तुम्हारे चक्कर में जेल चला गया, मेरे बेटे की राजनीति खराब हो गई, खत्म हो गई।
तो जब इस तरह के मैसेज आने लगे उनके लोग मेरे रिश्तेदारों से, कहीं आसाद कालिया के पूरा परिवार मेरे रिश्तेदारों से और अतीक जिशान, फिलहाल वो लोग हैं कहाँ? और साथ ही देखिए, कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है। जिस तरह के खौफ में आप हुआ करते थे अतीक की वजह से, आज उसी खौफ में अतीक खुद है। आज जब वो जेल के बाहर आया तो उसने ये कहा कि उसकी जान को खतरा है। खौफ उसके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। जी जी जी, अतीक अहमद मैम इस तरह खौफ में है कि अब अतीक अहमद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, और वो इतना डरा हुआ है कि देखिए जैसे ही वो जेल से लाया जाता है, वो पेशी से लाया जाता है इलाहाबाद के लिए, वो डर जाता है, अरे मेरी जान को खतरा है, अरे मुझे मार दिया जाएगा। मैं तो इससे ये पूछना चाहता हूं कि अगर तुमको इतना ही अपनी मौत का डर था तो दूसरे की जब तुम जान लेते थे तब तुम्हें नहीं लगता था किसी के लाल को छीन ले रहे हो, किसी के बच्चे के बाप से दूर कर दे रहे हो, किसी की बीबी के हस्बैंड को दूर कर दे रहे हो? आज जब खुद पे आई है, आज शायद इसको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये किसकी सरकार है, ये बाबा की सरकार है। और बाबा की सरकार में इसने जो 2 जवानों को मार दिया और उमेश जी का कत्ल हो गया, इसका अंजाम अब इसको भुगतना ये खुद जान रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा परिवार इस कांड में लिप्त है, मर्डर करते हैं लोग, जाते हैं, इसकी बहनों क्या छुप जाते हैं, इसका बहादुर मदद करता है। शाइस्ता परवीन पूरे प्लान में लिप्त रहती हैं। शाइस्ता परवीन तो खुद एक डॉन है, उसको पूरा इलाहाबाद जानता है, सबसे हिसाब किताब लेना, पैसे लाओ नहीं साबरमती से फोन आ जाएगा, इस तरीके की बात। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो लिप्त है, ये उमेश जी को इसलिए मर्डर कराया गया कि जैसे अब इनका होता क्या था, इनका पैसा इनको मिलता नहीं था, रंगदारी इनकी आने बंद हो गई थी बाबा की सरकार में। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारे घर में रंगदारियाँ पहुँचने लगे, हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के हाथ में रंगदारी पहुँचने लगे हैं, ताकि हम गाड़ियाँ खरीदने लगे, हमारे बच्चे गाड़ी चलने लगे। तो इस वजह से एक तो उमेश जी ने इनसे बहुत डट के लड़ाई करी 18 साल को, किसी से इससे डरे नहीं वो। और दूसरा जो इनका पैसे आने का शेड्यूल बंद हो गया धीरे धीरे, इस वजह से इसने ये इतनी बड़ी हत्या कराई। लेकिन इसको शायद अंदाजा ही नहीं था कि बाबा की सरकार में ये जो कराने जा रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जैसे आप देखेंगे, पहले तो उसने सोचा कि कत्ल होगा, मर्डर होगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद अपने बच्चों को हाजिर करा देंगे, उसमें होना क्या है। फिर बाद में उमेश जी के परिवार पर दबाव डाल के गवाही पत्र में करा के सबको छुड़ा लेंगे। लेकिन इसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस तरीके से इसने कत्ल कराया, एक एक पहलू पे जांच हो के आज देखिए इसकी बीबी, इसकी बहनें और इसके बच्चे, सबका नाम खुल गया। मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अतीक बेशक जेल में था, लेकिन जेल में रहते हुए वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहता था। उसका पूरा कुनबा इस काम में लगा हुआ था। लेकिन फिलहाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आप हमें दे पाएंगे? जैसे इसके परिवार के बारे में ऐसा है मैम, इसका परिवार जो है, देखिए ये अब भागने के रास्ता नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं जैसे गुड्डू मुस्लिम आता है आयशा नूरी घर पे, क्योंकि इनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। योगी जी के राज में इनको कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो ये आते हैं वहाँ पैसा लेने के लिए, पैसा लेके फिर जाते हैं। तो इनको देखिए भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और इनका परिवार आज से नहीं, ये जब से अतीक अहमद हुआ 89 से, तब से इसके परिवार को बड़ा मजा आने लगा। कोई कत्ल करा दे अतीक अहमद, मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत सताता था, एक तो खुद सताता था, खुद रंगदारी मांगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई पैसे आने का कोई जरिया नहीं है, इनका टोटल रंगदारी। और रंगदारी तभी मिलती है जब वर्चस्व कायम रहे, जब गुंडाई कायम रहे। वही वर्चस्व गुंडाई कायम योगी हमारे माननीय योगी जी की सरकार में इनकी रंगदारी आना जीरो हो गई थी मैम। हर कोई एप्लीकेशन डाल देता था, जिसको फोन करता था कि वहां काम कर रहे हो, पैसा पहुंचा दो, तुरंत एप्लीकेशन डाल देता था आदमी। तो ये सब देखते हुए इसने सोचा कि चलिए जिशान, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, कितने समय तक उसने आपको धमकाया, उसके गुर्गे कितने समय तक आपको परेशान करते रहे, और उनके खिलाफ जो आपने शिकायत की पुलिस में, जो कार्रवाई की गई, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट थे? आपको लगता था कि कार्रवाई वही होनी चाहिए या फिर कुछ और? नहीं, मैं कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ।
और बस ये है कि क्या नाम है, मेरी जान को खतरा बना रहता है, क्योंकि गुर्गे अभी तो छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो अभी इंतजार कर रहे हैं वक्त का, कि वक्त गुजर जाए तो शायद हम लोग का ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। और ये लोग मुझको 5 साल से बहुत पीड़ित किए, इस तरह पीड़ित कर रहे थे कि मेरे परिवार का चाह इस तरह फर रहता था कि ये लोग गाड़ी देख के गाड़ी ओवरटेक कर देते थे। पूरा शहर जानता है ये बात में, ओवरटेक कर देते। अगर मेरी बीवी बच्चे बैठे हैं या मेरी माँ बैठी हैं, जब शीशा खुलता देखते तो ऐसे बुरी नजर से तो चलिए, आपको बहुत टॉर्चर किया, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब हिसाब हो रहा है अतीक के एक एक गुनाह का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिशान। और देखिए, अब जुर्म की दुनिया में गले तक धसे अतीक अहमद ने सियासत का दामन थामकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कानून के लंबे हाथों से उसका बचना अब बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस की फहरिस्त के मुताबिक अतीक के खिलाफ जुर्म की शायद ही ऐसी कोई कहानी हो जो दर्ज ना हो, पर जिसने गुनाह को ही अपने सियासी सफर में कामयाबी का जरिया मान लिया हो, उसे भला क्या फर्क पड़ सकता है। हालांकि उस वक्त अतीक के बदनाम बाहुबल से सियासी नेताओं ने दूरी बनाए रखी थी, लेकिन जैसे ही 1991 से 93 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी समर में अतीक ने जीत का परचम लहराया, सियासी अलंबरदारों ने अतीक के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। अब इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि बैलेट बनाम बुलेट के फॉर्मूले पर यकीन करने वाले इस बाहुबली सियासी नेता पर समाजवाद के पुरोधाओं ने भरोसा जताया। 1996 के चुनाव में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बेशक अतीक अहमद ने अपने सियासी सफर के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों का दामन थामा, लेकिन सच ये है कि इस दौरान गुनाह का दामन उसने कभी नहीं छोड़ा। अतीक के खिलाफ हर मुकदमे की सुनवाई होती रही, गवाह खरीदे या खामोश किए जाते रहे, लेकिन अदालत की तारीखों के बीच एक तारीख ऐसी आई जब अतीक के एक गुनाह ने उसकी कामयाबी के सफर पर ब्रेक लगा दिया। जिस सीट को अतीक अहमद अपनी मिल्कियत समझ बैठा था, उस सीट से अवाम ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को नकार दिया। अपने भाई की हार अतीक को कुछ इस कदर नागवार गुजरी कि उसने अपने भाई को शिकस्त देने वाले राजू पाल को अपना शिकार बना लिया। AK-47 और राइफलों से हमला हुआ, दौड़ा हमला हुआ और राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये दिन दहाड़े ऐसी घटना थी, लोगों की रूह कांप गई। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बावजूद अतीक न सिर्फ सांसद बल्कि समाजवादी पार्टी का चहेता बना रहा। दूसरी तरफ अतीक के कुकर्मों की कुंडली के साथ समाजवादी पार्टी को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। चौतरफा हमले के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोराहे पर खड़े अतीक को भरोसा था अपने बाहुबल पर। उसने राजूपाल हत्याकांड के गवाहों को खामोश करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। अब इसे अतीक के बाहुबल का असर ही कहेंगे कि साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अतीक अहमद एक बार फिर साइकिल पर सवार हो गया। सरकार के रहमो करम पर अतीक को जेल से रिहाई भी मिल गई। बेशक जेल से रिहाई मिली, समाजवादी पार्टी ने फिर से उसके बाहुबल पर भरोसा जताया, लेकिन ज्यादा वक्त तक रिहाई का इत्मीनान महसूस नहीं कर पाया अतीक अहमद। एक लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के सियासी गुनहगार का एक जेल से दूसरे जेल भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। और हो भी क्यों ना, उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक मुकदमे से रिहाई का परवाना मिला नहीं कि दूसरे मुकदमे का वारंट उसे फिर पहुंचा देता है उसके असल अंजाम तक, यानी कि सलाखों के पीछे।